बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है उमैर निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स फर्स्ट ईयर क्लास इक्वेशंस ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ना सिर्फ उसकी डेरिवेशन की बल्कि तमाम इक्वेशंस ऑफ मोशन का समरी या फिर एक खुलासा जो मैंने वहां पर बड़ी कंप्रीहेंसिवली बड़ी तफसील से बयान किया है। तो जो बच्चा ये लेक्चर देख रहा है उसे उस पर लाजिम है कि वो पहला लेक्चर इससे पहले वाला लाजमी देखे ताकि तसलसल बना रहे। आज हम ड्राइव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी S इज इक्वल टू VIT जमा 1/2 AT²। VI यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, T टाइम है, S फासला है, A एक्सेलरेशन है। 1 2 3 4। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में 4 वेरिएबल्स हैं, फासला, टाइम, एक्सेलरेशन, VI यानी इब्तिदाई वेलोसिटी। आज हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखनी है आप लोगों ने कि जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम ड्राइव करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, जो कि हम पिछली वीडियो में बनाना सीख चुके हैं, तो जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी मैं दोबारा से ये अर्ज करता हूं वो जाके देखे और इस ग्राफ को बनाना सीखे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दोबारा बात करते हैं कि जब आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, ये याद रखिएगा, तब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपने एरिया मालूम करना है। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ velocity time graph when you want to derive second equation of motion, यानी दूसरी हरकत की मुसावात अगर आप डिराइव करना चाहते हैं, अखज़ करना चाहते हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपने एरिया फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं एरिया कैसे निकलता है। हाँ जी, डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा, ये बात भी मैं आपको समझाता हूं, सारे बच्चे 1 मिनट के लिए इधर आए हैं। एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो यहां पे अगर देखें इस फिगर के अंदर ये वेलोसिटी y एक्सिस के, क्योंकि ये वेलोसिटी y के गिर्द है, टाइम x एक्सिस के गिर्द है, तो क्या होगा v * t। अच्छा, एरिया इज इक्वल टू VT आ गया। और हम पढ़ चुके हैं 9वीं जमात के अंदर, हम पढ़ चुके हैं जो फासला होता है S इज इक्वल टू वो VT होता है। S इज इक्वल टू VT यानी फासला जो होता है वो VT होता है। तो क्या करेंगे आप, इस VT की जो वैल्यू है एरिया, ये यहां पे लगा S इज इक्वल टू VT की जगह पे आप इसकी ये एरिया लगा दें। अच्छा, अब हमें बात समझ आ गई कि जो फासला होता है वो बेसिकली एरिया के बराबर होता है। यानी जब आपने डिस्टेंस कवर्ड यानी जो फासला बॉडी ने तय किया इस ग्राफ के अंदर, अगर मालूम करना चाहते हैं डिस्टेंस कवर्ड, देन आपको एरिया ऑफ द ग्राफ लेना पड़ेगा। एरिया आप चेक कर रहे हैं, मैंने अभी समझाई है सारी बात, वीडियो को पीछे करके देखिए जी। तो अब हम यहां पर आते हैं। कई बच्चे कहें कि सर आपने मिटा दिया, हमने तो नोट करना था। प्यारे बच्चों, ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो टेलीकास्ट की जा रही है। अब वीडियो को थोड़ा सा बैक करें और देख लें, ये वो फिजिकल सिस्टम तो है नहीं है। बच्चे बड़े सादा होते हैं काफी। आगे आइएगा, नेक्स्ट। तो हमने डिस्टेंस कवर्ड फाइंड किया। डिस्टेंस कवर्ड बेसिकली होता है एरिया ऑफ ग्राफ OABD, यानी OABD। अगर हम एक बॉडी है जिसम यहाँ पॉइंट O से चली तो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आते आते उसकी स्पीड होगी VI, स्पीड को y एक्सिस पे शो करें। और जब A से B पे गई तो टाइम के साथ साथ इधर से टाइम गुजर रहा था, इधर से वो बॉडी A से जब B पे आई, A पे वेलोसिटी VI है, B पॉइंट पे वेलोसिटी VF होगी, तो that is VI and that is T। VF minus
वी आई विद रिस्पेक्ट टू टी, ये एक्सेलरेशन होता है, हमने पीछे भी पढ़ा है, दिस इज एक्सेलरेशन, और ये स्लोप के बराबर है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ओ ए बी डी, अगर हम इसका, इस फिगर का एरिया फाइंड कर लें तो समझो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। हाँ जी, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्राफ ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, तो इसका एरिया। अच्छा, अब इस ग्राफ को गौर से देखें, ओ ए बी डी, इसे अगर आप गौर से देखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ग्राफ है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? एक तो ये रेक्टेंगल पड़ा है, ये है रेक्टेंगल, और बाकी क्या बच गया? ये जो है वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल 3 साइडों वाली फिगर को कहते हैं, रेक्टेंगल 2 साइडों, 4 साइडों वाली फिगर को कहते हैं। अच्छा, दिस यानी ओ ए बी डी, बेसिकली ये एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल का मजमुआ है। ओ ए बी डी बेसिकली एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल का मजमुआ है। तो अगर हम ओ ए बी डी का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो आप रेक्टेंगल का एरिया मालूम कर लें, फिर उसके अंदर जमा कर दें इस ट्रायंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, हमने पढ़ा हुआ है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये है रेक्टेंगल का फार्मूला। और ट्रायंगल का फार्मूला, ट्रायंगल 3 साइडें होती हैं, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं यहां पे कि अगर हमारे पास ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा? दैट इज लेंथ, दैट इज विड्थ, इसका एरिया होगा लंबाई मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये रेक्टेंगल का एरिया है। लेकिन अगर ट्रायंगल को फाइंड करना है, ट्रायंगल क्या होता है? इस रेक्टेंगल को 2 हिस्सों में तकसीम करना है, ये रेक्टेंगल का एरिया है, दिस इज रेक्टेंगल। अगर ट्रायंगल का फाइंड करना है, इस रेक्टेंगल को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। अब ये बन गई ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, तो ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा जी? लंबाई ज़रब चौड़ाई बटा 2, क्योंकि 2 हिस्सों में, यानी ट्रायंगल का एरिया रेक्टेंगल का हाफ होता है। वो मैंने करके भी दिखा दिया। नेक्स्ट हम आते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ, अपनी असल जो आर्टिकल है उसकी तरफ, कि हमने तो डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करना है जो बराबर है एरिया ऑफ ग्राफ ओ ए बी डी। तो उसे हमने लिख लिया S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी डी, इसका एरिया जमा एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। S इज इक्वल टू, सारे बच्चे जानते हैं रेक्टेंगल जो है इसका एरिया का कुलिया है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी। अच्छा, ये प्लस आ गया। हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? ये ट्रायंगल है 1/2, मैंने समझाया है अभी आपको। ट्रायंगल के लिए 1/2 लंबाई दैट इज AC मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई दैट इज BC, यानी AC BC 1/2 इनटू AC मल्टीप्लाई BC। S is equal to OA कितना है जी? This is OA, तो ये है हमारे पास VI, यानी ये OA VI, तो यहाँ पे VI लगाएंगे। OD कितना है? O से लेकर D तक, ये T है टाइम, तो ये भी T होगा, यहाँ पे हम T लगा। OA की यहाँ VI और इधर T आ गया प्लस 1/2 AC, चेक करें AC किधर है? ये रहा जी AC, ये T है, और आपके पास आ गया BC इंटू BC। BC क्या है?
BC इज इक्वल टू डैश, BC ये है हमारे पास। तो BC फाइंड करने के लिए हमने पीछे भी फाइंड किया था। आपको पता है कि स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ ABC या ट्रायंगल ABC, ये जो स्लोप है, ये जो ढलवान होती है, ये बेसिकली किसके बराबर होती है? हाइट बटा बेस, यानी BC बटा AC। वही tan वाला फार्मूला जो नौवीं जमात में आपने किया होता है कि tan बराबर होता है y ओवर x, दिस इज y एंड दिस इज x, लेकिन यहां पे स्लोप BC बटा AC। तो स्लोप मैंने आपको बताया है, स्लोप बराबर होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a की। तो यहां पे आप क्या लगाएंगे? स्लोप की यहां पे एक्सेलरेशन a लगा देंगे, BC ओवर AC की यहां पे क्या लगा देंगे? T लगा देंगे। एक AC की जगह पे हमने T लगा दिया, तो चेक कर सकते हैं T को इधर शिफ्ट कर देंगे, BC की वैल्यू आ गई 80। तो क्या हम इस वैल्यू को देखते रहेंगे या इस वैल्यू को उठा के यहां पे लगा देंगे? कई बच्चे कहते हैं जी देखते रहेंगे। प्यारे बच्चों, देखते रहेंगे तो फिर ये YouTube की वीडियो है, लंबी हो जाएगी, घंटों के घंटे गुजर जाएंगे, ना व्यूज आएंगे, ना आप सब्सक्राइब करेंगे, ना आप चैनल को शेयर करेंगे। देखते नहीं रहेंगे, हम इसे उठा के जल्दी जल्दी यहाँ पे लगाएं और अपना ये खत्म करें, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आपका वक्त भी बचे, टाइम भी बचे, आप शेयर भी करें, वगैरह वगैरह etc। तो इस BC की यहाँ पे आप 80 यहाँ पे लगा लीजिए। तो BC की यहाँ पे 80 वहां पे लगाने लगे हैं, चेक कीजिएगा। वैसे ही हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ड्राइव किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट इन A, यहाँ पे लगा देंगे, लो जी, वही इक्वेशन आ गई है जिसका हमें इंतजार था। दिस इज कॉल्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे ही तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, जो आ चुकी है। देन इसके बाद हम थर्ड इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। जिस बच्चे को अगर कोई बात नहीं समझ आई वो कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकता है। थोड़ा सा मैं इसे सम अप कर देता हूं, सारी कहानी को, सारे मामले को, कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपने फाइंड करनी है तो बेसिकली आप एरिया फाइंड करें ग्राफ का, ग्राफ OABD का एरिया। जब ग्राफ को हमने गौर से देखा, उसमें एक रेक्टेंगल था, एक ट्राइंगल था। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है लंबाई जर चौड़ाई, ट्राइंगल का एरिया पता है आपको हाफ, वही बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड या लंबाई जर चौड़ाई। इसे वहां पे पुट करने के बाद सिंपल हमने उनकी जहां पे उनकी कीमतें लगाने के बाद आपके पास इसका आंसर आ चुका है। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन मोशन हमने डिस्कस की है, अब हम करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जी तो डियर स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर लेने के बाद अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। VI इनिशियल वेलोसिटी, VF फाइनल वेलोसिटी, S डिस्टेंस, A एक्सेलरेशन। तो यहां पे भी चार वेरिएबल। डियर स्टूडेंट्स, वी नाउ दैट, हम अब ड्राइव करने लगे हैं। वी नाउ दैट प्यारे बच्चों, ये बड़ा जबरदस्त जुमला है। वी नाउ दैट, हम जानते हैं। नहीं, क्या जानते हैं आप? यानी इल्म की बातें हम जानते हैं, हमें पहले से ही पता है
ये जुमला वो बच्चा लिखता है या वो टीचर लिखता है या वो स्टूडेंट लिखता है जो जिसे पहले से ही पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं। अब क्या जानते हैं जी? S इज इक्वल टू V। मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन का जो तारफी या इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसके अंदर बताया है कि ये फार्मूला कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए है, वेलोसिटी के लिए है, यानी कि जब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी हम ड्राइव कर रहे होते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर एक्सेलरेशन a आता है, यानी यहां पे भी a आ रहा है। तो एक्सेलरेशन से मुराद होता है वेलोसिटी में तब्दीली वक्त के लिहाज से, जैसे हमने यहां पे डिस्कस किया bf माइनस vi बटा t, यानी वेलोसिटी फाइनल में से इनिशियल के वेलोसिटी में तब्दीली वक्त के लिहाज से। लेकिन यहां पे तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हमें ये, क्योंकि हम इस इक्वेशन को अखज करना चाहते हैं, तो इस फार्मूले को हमने कांस्टेंट वेलोसिटी से हटाकर वेरिएबल वेलोसिटी वाला बनाना है, चेंज इन वेलोसिटी वाला बनाना है। तो वो कैसे बनेगा ये चेक करते हैं। सिंस वेलोसिटी चेंजेस कहां से कहां, फ्रॉम vi टू vf, vi टू vf। लिहाजा फिर यहां ये फार्मूला क्या बन जाएगा, सारे बच्चे गौर कीजिएगा भी। S इज इक्वल टू, अब ये v नहीं रही, वेलोसिटी अकेली नहीं रही, क्योंकि vi से vf तब्दीली आ रही है, तो हम वेलोसिटी की एवरेज लेंगे, VAV इंटू टी। आपको पता होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज क्या होगी, VI प्लस VF या फिर VF प्लस VA लिख ले, जो मर्जी लिख लें, VF प्लस VI ओवर 2, हाँ जी, की एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी। टी की आपको वैल्यू का पता है, टी की वैल्यू आप जानते हैं। टी की वैल्यू कितनी होती है, टी की वैल्यू होती है VF माइनस VI ओवर A। ना समझ आए तो हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो यहां से T की वैल्यू निकाली जा सकती है, VF माइनस VI इज इक्वल टू AT। तो T की वैल्यू क्या आएगी, ये A इधर जाके बटे में चला जाएगा, तो T की वैल्यू ये है। इस अमल को आप यहां पे करके दिखा दें साइड पे थोड़ा सा। अच्छा जी, इसके बाद नीचे 2A आ जाएगा, ये S एज इट इज। अच्छा, ये वो फार्मूला बन गया VF, पहली यहाँ पे VF प्लस VI, VF माइनस VI, तो वो फार्मूला बन गया, पहली रकम पहली के बराबर है, दूसरी रकम दूसरी के बराबर है, अलामतों का फर्क है, ये प्लस है ये माइनस है। तो क्या करेंगे, पहली टर्म का स्क्वायर VF का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म क्या है VI का स्क्वायर। तो फार्मूला है A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है। तो 2A को यानी VF प्लस VA, VF माइनस VA, तो VF स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, 2A इधर आ जाएगा।
अच्छा, यही हमारे पास, यही तो हमें रिक्वायर्ड था। इसी की तो तलाश के अंदर हम खाक छान रहे हैं, कितनी देर से कोशिश कर रहे हैं कि भाई किधर चली गई है तू। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बच्चों को तूने तंग कर रखा है। लो जी, इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है थर्ड। अच्छा, इसके लिए एक चीज आपने नोट की होगी, ग्राफ की कोई खास जरूरत नहीं है। तो ग्राफ बनाएं तो भी ठीक है, ना बनाएं तो भी ठीक है, लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ग्राफ इज नॉट नेसेसरी टू मेक ऑन कॉपी और बोर्ड और पेपर वेयर यू आर परफॉर्मिंग दीज कैलकुलेशंस। तो यहां पे ये मैं फार्मूला लिख देता हूं, ये मैथ का बड़ा मशहूर फार्मूला है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू, बस अलामतों का फर्क है, ये प्लस है ये माइनस है, बाकी ये है, ये पहली है, यहाँ पे पहली दोनों सेम है, दोनों सेम है, दूसरी क्या है, पहली का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पे लगा है जी। साफ जाहिर है जो बच्चे बायो के साथ पढ़ के आए हैं, ये जिनकी मैथ वीक है तो उन्हें इन फार्मूलों का पता नहीं होता। तो अगर ये नहीं भी फार्मूला अगर जहन में है तो आप इसे याद करते हैं ये बी है तो उसका स्क्वायर माइनस बी ए का स्क्वायर, बस ये माइनस आएगा। इसके साथ ही हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन का टोटल जो लेक्चर है वो मुकम्मल हुआ। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट है। स्केलर एंड वेक्टर हमने पढ़ लिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हमने पढ़ लिया, साथ साथ हमने डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ लिया। इक्वेशंस ऑफ मोशन का हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। सारे के सारे मेरे चैनल्स पर मौजूद हैं, आप ज़रूर जाके उन्हें देखें। अगर आपको मेरी वीडियो से, मेरे लेक्चर से, मेरे मेहनत करने से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, और जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पुट करें। इंशाल्लाह मैं सबका तो नहीं लेकिन ज़रूरी जो क्वेश्चंस हैं उनका एक ही अपना लेक्चर वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड करवा दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर मोमेंटम या फिर इलास्टिक कोलिजन, इनमें से कोई एक टॉपिक उसे मुकम्मल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। उमैर निसार की तरफ से आपको सलाम। जी तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि थिंक एंड ग्रो रिच चैनल के थ्रू ना सिर्फ फिज़िक्स फर्स्ट ईयर बल्कि मैथमेटिक्स 9वीं क्लास, मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, इन पर लेक्चर्स डेली बेसिस पर मैं अपलोड कर रहा हूँ, ताकि जो समर वेकेशंस हैं, गर्मी की जो छुट्टियां हैं, बच्चे अपना वक्त ज़ाया ना करें। तो इस चैनल के बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि स्टूडेंट्स को सर्व किया जा सके, एजुकेशन के हवाले से स्टूडेंट्स के जो दुखों का मुदावा किया जा सके, उन्हें चीज़ें समझ नहीं आती, कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स, रीजंस, लॉजिक्स, इन तमाम टूल्स के ज़रिए एजुकेट किया जा सके, ताकि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर साइंटिफिक कल्चर डेवलप, हमारे स्टूडेंट्स साइंटिफिक लाइंस पर सोचना शुरू हो जाए। हमारे यहाँ अक्सर रोट लर्निंग, प्लेगियरिज्म, रट्टा सिस्टम है। हम चीज़ों को हमेशा रट्टे की तरफ लेके जाते हैं। बस पंजाबी में वो एक मिसाल दी जाती है कि घोटा लगाना। वैसे भी गर्मियां हैं और सर्दाई का सीज़न है, हर जगह पे घोटा लगाया जा रहा है, तो लड़के हैं वो अपने जहनों पर बस वो एक किस्म का घोटा ही लगा रहे हैं। रोट लर्निंग, प्लेगियरिज्म
चीटिंग कल्चर, ये कॉपी पेस्ट कल्चर, ये कभी भी अच्छा नहीं हुआ करता। अल्लाह ताला ने इंसान को उसका जहन इस वजह से दिया है कि वो जहन से सोचे समझे, जहन से काम ले, दिमाग से काम ले। मेरा मकसद आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, सिर्फ टीच करना नहीं है। मेरा मकसद आपको सिखाना है, लर्निंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करना है कि हम एक ऐसा मोमेंटम कायम करें या एक ऐसा माहौल हमारा क्रिएट हो जाए कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाए जिसमें हम चीज़ों को सीखें, स्किल्स सीखें, हुनर सीखें। हमारे बच्चे थ्योरीज को रट्टा लगा रहे होते हैं, जुबानी याद करते होते हैं, जहन का बेड़ा गर्क हो जाता है। यकीनन वहाँ पर जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ज़्यादा दूर ना जाएं, साथ इंडिया है हमारे साथ, वहाँ पर वो बड़े कंसेप्चुअल वे के अंदर, बड़े ही अकली ढांचे के ऊपर मबनी दलाइल की बिना पर आप उठा कर देख लें। इसी तरह आप डेवलप्ड कंट्रीज उठा कर देख लें, चाहे अमेरिका है या फिर चाइना है या फिर कोई भी मुल्क है। डियर स्टूडेंट्स, हमें चाहिए कि थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ें, रीज़न रैशनैलिटी कंसेप्चुअल वे से पढ़ें, हम चीज़ों को समझ के पढ़ें, सीख के पढ़ें, अकल के साथ पढ़ें, फहम के साथ पढ़ें। बस मेरे चैनल बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ने का जो तरीका है थोड़ा चेंज हो जाए, डिफरेंट हो जाए। पैरट स्टाइल जो हम रोट लर्निंग है, तोते की तरह बस रटा लगाई जाना, ये ठीक नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, मेरा ये पैगाम आपके लिए स्पेशल है। आप इंशाल्लाह इसे ना सिर्फ अपने दिल में बैठाएंगे बल्कि इस पर अमल करेंगे, और तमाम जो हमारे देखने सुनने वाले, यकीनन वो स्टूडेंट्स ही हैं, एजुकेशन का ये चैनल है, तो उन तक मेरा ये पैगाम भी पहुँचाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का ख्याल रखिए, और मुखलस रहें अपनी ज़ात के साथ, एजुकेशन के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से पॉजिटिव वे के अंदर। थैंक यू।